नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा राज्य के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने संदेश में लिखा है, त्रिपुरा के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये राज्य अपनी अनूठी लोक कलाओं के लिए समृद्ध में है। मैं कामना करता हूं कि यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता के साथ विकास और समृद्धि के मार्ग पर निरंतर प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा की सांस्कृतिक धरोहर और विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कामना भी की है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हादसे में नोएडा के बता दें कि टेक एक्सपर्ट युवराज मेहता की दुखद मौत हो गई। घटना 16-17 जनवरी के दरमियान रात हुई है, जब युवराज की कार पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन गड्ढे में पानी होने के कारण युवराज को तुरंत निकाल पाना मुश्किल था। इस बीच एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत युवराज की कार को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रक में लोड किया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने हादसे की पूरी जांच शुरू कर दी है। साइट पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की संभावना पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारी बता रहे हैं कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए निर्माण स्थलों की निगरानी और सुरक्षा उपायों को और भी कड़ा किया जाएगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं ये पूरा हादसा। बता दें कि बेबस पिता के सामने बेटा मर गया और इस पूरे मामले में बता दें कि अभी तक की पूरी अपडेट हम आपको बताते हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल एक बेबस पिता के सामने उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें युवराज मेहता की मौत हो गई। घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी टीम गठन करने का निर्देश दिया। उसके बाद एसआईटी टीम ने जांच शुरू की है। उसके बाद करीब बता दें कि एनडीआरएफ की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकालकर ट्रक में लोड किया गया। अब जांच टीम ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा लापरवाही का नतीजा था या सुरक्षा मानकों की अनदेखी का। और इसके साथ ही बता दें कि टीम ने रेस्क्यू भी शुरू किया और इसके साथ ही एसआईटी टीम यहां गठित की गई है। बारह बजे नोएडा के सेक्टर 150 में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा नोएडा दहल गया। आपको बता दें कि एक युवराज मेहता जो पेशे से इंजीनियर था, उम्र 27 वर्ष, अपनी गाड़ी से रात 12 बजे 150 सेक्टर अपने घर जा रहा था। तभी जब गाड़ी को उसने गाड़ी का मोड़ लिया, तभी ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये वो तालाब है जिसमें युवराज गाड़ी समेत इसमें गिर गया। गिरने के बाद वो जिस तरह से गाड़ी वो गिरी तालाब के अंदर, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है युवराज किसी तरीके गाड़ी की छत पर पहुंचकर अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगा और उसने अपने मोबाइल की लाइट भी जलाई, जिसपे उसने सबसे पहला फोन अपने फादर को किया। उनको बुलाया। बुलाने के बाद ये कहा कि मुझे बचा लीजिए पापा जी, मैं एक नाले में गिर गया हूँ। उसके फादर यहाँ पे करीब 45 मिनट बाद पहुंचे तो लोगों से पूरी हेल्प ली गई, लेकिन किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं की। करीब 2 घंटे बाद भी उसको युवराज को बचाया नहीं जा सका और युवराज की डूबकर मौत हो गई। लेकिन उसके बाद सुबह से ही सर्च अभियान चालू होने के बाद युवराज का शव तो बरामद कर लिया गया था, लेकिन आज चौथा दिन है। उसकी गाड़ी जो आज भी इस तालाब में पड़ी है, जो सुबह से एनडीआरएफ की टीम जो सुबह 10 बजे से लगी हुई है, अभी तक गाड़ी में सर्च अभियान चल रहा है। गाड़ी नहीं मिल पाई है, लेकिन उनका मानना है, एनडीआरएफ का कहना है कि आज जो है गाड़ी को बाहर निकाल लिया जाएगा। आरएन टीवी से मैं प्रवीण बहल, नोएडा। शुक्रवार की रात 12 बजे जहां संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसा गया है। मास्टरमाइंड सारिक साठा पर शिकंजा। कोर्ट ने कुर्की का वारंट जारी किया था। घर को कुर्क करने की कार्रवाई जारी। इसके साथ ही बता दें कि आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। प्रशासन की कार्रवाई तेज और दबिश लगातार जारी है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कोर्ट ने उनके घर पर कुर्की की स्थायी वारंट जारी किया था और आज घर को कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। बता दें कि सारिक साठा पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। प्रशासन ने कार्रवाई अब तेज कर दी है।
और दबिश लगातार जारी है। इस कदम से कानून के हाथ की ताकत का संदेश भी मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं, जहां लगातार दबिश दी जा रही है और इसके साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई भी यहां देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सारिक पर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके घर की कुर्की का स्थायी वारंट जारी किया गया था और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड सारिक साठा पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कोर्ट ने उनके घर की कुर्की का स्थायी वारंट जारी किया था और आज घर को कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। सारिक साठा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है और दबिश लगातार जारी है। इस कदम से कानून के हाथ की ताकत का भी संदेश मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं, जहां सारिक साठा के घर पर कुर्क की कार्रवाई जारी है और संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कोर्ट ने उनके घर की कुर्की का अस्थायी वारंट जारी किया था और घर को बता दें कि कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। सारिक साठा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। प्रशासन ने कार्रवाई अब तेज कर दी है और दबिश लगातार जारी है। इस कदम से कानून के हाथ की ताकत का संदेश मिलता हुआ नजर आ रहा है। संभल हिंसा के मामले में तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी समेत 20 से अधिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने वाले संभल जिला न्यायालय के सीजीएम को बता दें कि ट्रांसफर सुल्तानपुर में कर दिया गया है। इसके साथ ही विभांशु सुधीर चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने संभल बवाल के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उनके इस फैसले के बाद स्थानीय और राजनीतिक स्तर पर काफी बहस शुरू हुई थी। ट्रांसफर की आधिकारिक पुष्टि संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। अब देखना यह होगा कि विभांशु सुधीर के सुल्तानपुर संस्थारण के बाद संभल में मामले की सुनवाई और प्रशासनिक संतुलन पर क्या असर पड़ता है। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संभल हिंसा के मामले में तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने वाले संभल जिला न्यायालय के सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर सुल्तानपुर कर दिया गया है। विभांशु सुधीर चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने संभल बवाल के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे। उनके इस फैसले के बाद स्थानीय और राजनीतिक स्तर पर काफी बहस हुई थी। ट्रांसफर की आधिकारिक पुष्टि संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। अब देखना यह होगा कि विभांशु सुधीर के सुल्तानपुर संस्थारण के बाद संभल में मामले की सुनवाई और प्रशासनिक संतुलन पर क्या असर पड़ता है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता सत्यपाल यादव पे। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? सत्यपाल। और इसके साथ ही बता दें कि संभल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आदेश सीजीएम और इसके साथ ही सुल्तानपुर उनका ट्रांसफर किया गया है। संभल मामले में एफआईआर का आदेश आने पर, और ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संभल में मामले की सुनवाई और प्रशासनिक संतुलन पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता का सत्यपाल का। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से जो संभल में जो सीजीएम कोर्ट के जो न्यायालय के जज थे उनके लिए देर रात्रि उनको तबादला कर दिया गया है और इसको लेकर के उन्होंने जो संभल सीईओ तत्कालीन सीईओ रहे अनुज चौधरी और जो तत्कालीन एसओ और एसएचओ रहे थाना प्रभारी अनुज तोमर को, उनको लेकर के यहाँ पर जो उन्होंने उन शायद 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अब उनका ट्रांसफर हो गया है सहारनपुर। जी सत्यपाल, अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है इस ट्रांसफर के बाद? अब इस बारे में न्यायालय का मामला है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से जो न्यायालय की तरफ से जो ट्रांसफर करने में जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, हालांकि जो संभल के एसपी उनके द्वारा बताया गया था कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब इनका सीजीएम का न्यायालय के जो जज हैं वो वहाँ पर उनका ट्रांसफर हो गया है। जी ठीक है सत्यपाल, आपको हम बनाए रखेंगे, आपका फिर से रुक किया जाएगा।
संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साटा पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कोर्ट ने उनके घर की कुर्की का अस्थायी वारंट जारी किया था और आज घर को कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। सारिक साटा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रशासन ने कार्रवाई अब तेज कर दी है और दबिश लगातार जारी है। इस कदम ने कानून के हाथ की ताकत का भी संदेश मिलता हुआ नजर आया है। इसी पे एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता सत्यपाल का। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जो संभल में जो सारिक साटा है, जो संभल हिंसा में 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी, उसका जो मास्टरमाइंड सारिक साटा है, इसका करीब भारत में करीब 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। और जो एक दिन पहले न्यायालय की तरफ से इसकी संपत्ति का वारंट जारी किया गया था कुर्की को लेकर के, लेकिन आज जो अधिकारी है, एडिशनल एसपी है, तहसीलदार है, वो यहाँ पर पहुंचे, इसकी संपत्ति कुर्की के नोटिस चस्पा किए कि कुर्की की कार्रवाई की गई। और उसके बाद अब जो माना जा रहा है कि जो संभल जो सारिक साटा है, जो पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त नहीं, पुलिस लगातार दबस दे रही है। लेकिन जिस तरह से जो संभल में जो सारिक साटा की संपत्ति थी, जो थाना नगाता के क्षेत्र में जो करीब करोड़ रुपए की संपत्ति, अब उसकी सरकारी अधिकारियों के द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त करने कार्रवाई करने की कार्रवाई की गई है। जी, कुर्की की। सत्यपाल, पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है और किस तरह से तैनाती वहां देखने को मिल रही है प्रशासन की, ताकि स्थिति बेकाबू ना हो? सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे से जगह जगह निगरानी रखी गई है। तमाम जहां पर सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात है और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो कुर्की की कार्रवाई की गई है। और लगातार ऐसे जो सारिक साटा की संपत्ति पर न्यायालय के आदेश पर आज जो नोटिस चस्पा कर उनकी कुर्की की कार्रवाई की गई है। जी ठीक है सत्यपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी धाम में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। दर्शन के लिए उमड़े भक्तों पर अयोध्या पुलिस द्वारा पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी में दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया, जिससे श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन की सुविधा मिलती रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस और प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग, कैमरा निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इसके अलावा यातायात को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मिर्जापुर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां बता दें कि जिम के नाम पर युवतियों के धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का खेल चल रहा था। पुलिस ने 2 पीड़िताओं की तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शेख अली अलाम, फैजल खान और जहीर और शादाब शामिल हैं। इनके खिलाफ शहर के अलग अलग इलाकों में संचालित 4 जिमों को भी सील कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और अन्य डिजिटल सबूतों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में सामने आया है कि 2 आरोपी युवतियों के साथ दोस्ती कर उन्हें बरगला कर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। मामले की गहनता को देखते हुए पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके 8 टीमों का गठन कर पूरी घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। हमारे संवाददाता तपेश विश्वकर्मा का। तपेश, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी, आपको बता दें कि मिर्जापुर के थाना कोतवाली देहात में 2 अलग अलग युवतियों ने तहरीर दी थी, जिसके पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें KGN 0.1, KGN 0.2, KGN 0.3 सहित एक अन्य जिम को भी बंद किया गया है। आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है और देखा जा रहा है कि ऐसे जिनसे किसके किसके तार जुड़े हैं उन पर भी पुलिस कार्रवाई करके उनको भी गिरफ्तार भी करेगी। ऐसे बड़े सिंडिकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ अब तक किया है, जिसमें 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तपेश, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब धर्म परिवर्तन को लेकर मामले सामने आए। पहले आगरा, बलरामपुर, KGMU और अब यहाँ से भी। क्या लगता है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की चुनौती बढ़ गई, आखिर ये क्यों काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और सरकार को कोई अहम कदम उठाने चाहिए ताकि इनमें खत्म तो नहीं लेकिन रफ्तार इनकी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं इनमें कमी आती हुई नजर आए? सबसे बड़ा सवाल यही है।
जी, मिर्जापुर में भी अभी बीते दिनों एक ब्लेड कांड हुआ था, इसमें भी ऐसा ही कुछ मामला था। उसके बाद एक चाकू से हमला हुआ, ऐसे भी उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला था। लेकिन ये मिर्जापुर में लगातार देखा जाए तो तीसरा मामला है। ऐसे में सरकार या प्रशासन को कोई सख्त कार्रवाई करना चाहिए इनके खिलाफ। ठीक है तपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। इस अवसर पर सीएम योगी ने लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सम्मेलन में देशभर से आए पीठासीन अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने संसदीय कार्यप्रणाली, विधायी सुधार और लोकतंत्र को सशक्त करने से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। के साथ जो लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वे लोग अपना अनुभव तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन शेष अन्य लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मीडिया के माध्यम से यहां की गतिविधियों को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, आप सभी पीठासीन अधिकारियों का और इस पूरे अभियान को एक नई गति प्रदान करने वाले जितने भी हमारे इन विधायी संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है,
उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के नियमों को, परिनियमों को एक बार अवलोकन कर लें, उसका प्रशिक्षण ले लें, उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने 2022 में अध्यक्ष विधानसभा का बनने के बाद मैंने उनके सामने इस बारे में रखा। मैंने कहा था, देखिए एक सामान्य सा उदाहरण है। मैंने कहा, देखिए हमारे यहां क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन 20 होते हैं, लेकिन पता लगता है कि ये सवा घंटे, 1 घंटा 20 मिनट का जो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें केवल 2 से 3 सदस्य ही बोल पाते हैं। वो एक व्यक्ति 15-15, 20-20 सप्लीमेंट्री और फिर उसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो जैसे प्रश्न होते हैं वैसे उत्तर भी आते रहते हैं। क्या ये हो सकता है कि हम इसको संसद की तर्ज पर आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारे लिए प्रेरणा कोई और नहीं था, हमारे लिए प्रेरणा संसद थी। और उन्होंने तत्काल उसमें संशोधन प्रारंभ किए, यहां की नियमावली में परिवर्तन किए। परिणाम क्या है? अब आप यहां देखेंगे, सवा घंटे में 20 स्टार्ट क्वेश्चन और हर एक स्टार्ट क्वेश्चन के प्रश्न के साथ, हर एक तारांकित प्रश्न के साथ 2-3 सप्लीमेंट्री भी पूछ लिए जाते हैं और मंत्री भी तैयार होकर के आता है, प्रश्नकर्ता भी तैयार होकर आता है, सभी संतुष्ट होते हैं। अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सदन के अंदर देखने को मिलती है। यानी नियम परिनियम भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो संसद उसका आधार बन सकती है। तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया की लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। और गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद की। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।